सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर में यूनिट वेक्टर पढ़ना सीखा था। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकाला था यूनिट वेक्टर का, किसी वेक्टर का। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये पता क्या था, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। और वेक्टर में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डेफिनेशन कवर किया था। आज की इस वीडियो में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताऊंगा। और अगर हम पे टाइम बचा तो मैं आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ भी बताऊंगा, और साथ में रिजॉल्व करना भी सिखाऊंगा वेक्टर्स को। नहीं तो हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अगली वीडियो में ले लेंगे। पर अभी जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर। आपको दो वेक्टर दे रखे होंगे और आपको उनको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, तो वो हम आज समझेंगे। और वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ। तो पिछले टॉपिक का रिकैप होगा। अगर आपको पिछला वेक्टर का बेसिक नहीं पता, रिप्रेजेंट करने का तरीका, यूनिट वेक्टर नहीं पता, तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सी बात कर लेते हैं जो हमने पिछले क्लास में भी किया था। जो हमने करा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था कि मैं कहने का मतलब सिर्फ शॉर्ट तेजी में चलूंगा। फोर्स मान लो आपका है 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट ले लेते हैं इसे। ठीक है, ये पिछली क्लास में हो चुका था। तो हमने बोला था कि इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमने बोला था ये तो मैं एक एरो खींचूंगा इस डायरेक्शन में, और इस एरो का डायमेंशन होगा 10 मीटर। और अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा 10 आई कैप। ठीक है, सही है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फोर्स है दोबारा ही 10 न्यूटन है, और वो टूवर्ड्स वेस्ट है। ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट है। तो यहाँ पर जो फोर्स डायमेंशन कितना आ जाएगा इसका, इसका अगेन डायमेंशन वेस्ट डायरेक्शन में है, तो एरो की तरफ को आएगा, वेस्ट की तरफ को आएगा। और एरो वेस्ट की तरफ को आएगा, और इसका लेंथ कितना होगा एरो का, 10 मीटर होगा। और इसमें हम जो लिखते थे फोर्स, वो हम लिखते थे -10 आई कैप। ठीक है, क्योंकि इस तरफ को, ईस्ट को मैंने पॉजिटिव एक्स माना था तो उसको आई कैप लिख देते थे, वेस्ट को मैंने नेगेटिव एक्स माना था उसको माइनस आई लिख देते थे। तो ये हो जाएगा पिछली क्लास का बेसिक। ठीक है, अब फोर्स से नहीं कैप था, फोर्स माइनस में नहीं कैप। अब मैं इससे क्या साबित करना चाहता हूँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इस वाले फोर्स की डायरेक्शन देखो, 10 आई कैप आगे के लिए, -10 आई कैप पीछे के लिए। तो बताना ही चाहता हूँ कि किसी भी वेक्टर में ना, अगर आप नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उसका जस्ट रिवर्स वाला वेक्टर मिल जाता है। जैसे मान लो 10 आई कैप एक वेक्टर था जो कि मेरा ईस्ट की तरफ को लग रहा था, मैंने इसमें नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर दी तो -10 आई कैप हो गया, और -10 आई की करस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर है, वेस्ट की तरफ को। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये दोनों वेक्टर देखो एक दूसरे के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि साइन इनमें कैसे नेगेटिव का। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये वेक्टर दोनों बराबर भी होते, लेट्स से एक वेक्टर है 20 आई कैप, फोर्स का ही वेक्टर है 20 आई कैप है, और दूसरा वेक्टर है -10 आई कैप। ठीक है, लेट्स से। तो ये और ये वाले वेक्टर, ये और ये वाले वेक्टर को मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर कैसे है, ये वेक्टर है, ये इक्वल है एंड अपोजिट है। तो इक्वल किस वे में बोला है, मैग्नीट्यूड वाले वे में, इनको इक्वल एंड अपोजिट बोला है। लेकिन ये वाले वेक्टर 20 आई कैप और 10 आई कैप ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। दो वेक्टर में अगर एक माइनस साइन का फर्क होता है तो वो दो वेक्टर आपस में अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे ये इसमें और इसमें माइनस साइन का अंतर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई भी वेक्टर ए है, लेट्स से वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था कि वेक्टर जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, मल्टीपल डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मान लो चलो उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरा वेक्टर है जिसके डायमेंशन है -2 आई कैप -3 जे कैप एंड -5 के कैप। तो मान लो ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ऐसा बोल सकता हूँ। ए वेक्टर में माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस बी है, अगर मैं यहाँ से इसमें माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर जो है वो नेगेटिव है बी वेक्टर का। थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्या इसको मैं, देखो ये वाला ए वेक्टर था, इसमें नेगेटिव साइन की इंटू करी तो ये बी वेक्टर आता है। तो ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए एंड बी आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। अगर नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है तो वेक्टर कैसे डायरेक्शन में आ जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। एक जो छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला था यार। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स को जोड़े और कैसे हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझो
कि दो वेक्टर को जोड़ने पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जैसे दो स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ने पे हमें स्केलर नंबर मिलता है, ऐसे वेक्टर को जोड़ने पे हमें वेक्टर ही मिलता है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जो कि है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। एंड दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, लेट्स से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। अब लेट्स से मुझे a प्लस बी निकालना है, तो तभी तो a प्लस बी वेक्टर निकालना है, यही तो होगा। इन दोनों वेक्टर को जोड़ूंगा, जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ूंगा तो कुछ नया वेक्टर बन जाएगा मेरे को। लेट्स से उसका नाम है सी वेक्टर, मैं कुछ भी रैंडम दे दिया, कोई नया वेक्टर बनता ना। अब x1 की जगह 2 हो सकता है, y1 की जगह 3 हो सकता है, हम क्वेश्चन में कर लेंगे। पहले समझो x1 i कैप y1 z1 x2 y2 z2, मुझे a प्लस b निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a1 a वाला वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसमें मैं ऐड कर दूंगा ये b वाला वेक्टर, ये कितना है x2 i कैप प्लस y2 i कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। अब क्या करना है, ये इतना ही लिख के नहीं छोड़ना है आपको। जब आप किसी भी दो वेक्टर को जोड़े तो आपको i के साथ i वाले को जोड़ना है, j के साथ j वाले को, k के साथ k वाले को, मतलब x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 k कैप, ठीक है। आपको i वाले के साथ i को जोड़ना है, j वाले के साथ j को, और k वाले के साथ k को, तो ये आ जाएगा c वेक्टर, कितना x1 प्लस x2 i कैप प्लस y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 k कैप। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। अभी हम इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कर लें, इसको मिटा दें। चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है यार ये, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली तुम सब्ट्रैक्शन वाला भी कर सकते हो ना, मान लो तुमसे a माइनस बी बोलते हो निकालने के लिए, तो निकाल देना। कितना होगा x1 माइनस x2 i कैप, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। जो वेक्टर बोले वो दूसरे वाले वेक्टर से निकाल देना है i j k में। जैसे जैसे इसका एक क्वेश्चन कर लो, मान लो a वेक्टर है तुम पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और b वेक्टर है तुम पे 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। तो तुम्हें a प्लस बी निकालना है, और a प्लस बी निकालो कितना होता है, एंड a माइनस बी निकालो कितना होता है। चलो शुरू हो जाओ, a प्लस बी वेक्टर बताओ कितना होता है, और a माइनस बी वेक्टर निकालो कितना होता है। चलो 1 2 3, चलो मैं करता हूँ, बहुत सिंपल है यार। वैसे देखो, a प्लस बी वेक्टर तुम्हें निकालना है, a प्लस बी वेक्टर ना, तो यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं पहले, a प्लस बी का निकाल, a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 प्लस 6। चलो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसमें मुझे ऐड करना है क्या, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। ये मुझे ऐड करना है, तो देखो 2i और 6i, या i वाले आपस में जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 8i कैप 3j और 2j, ये माइनस के साइड गया ना, 3j प्लस और माइनस 2j, 3j माइनस 2j कितना आ जाएगा, प्लस j, ठीक है ना। और 5k और 8k को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13k कैप, यानी a प्लस बी आ जाएगा 13k कैप, ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी निकालना है अगर मुझे, तो कुछ नहीं करना, ये a है ये b है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस ऑफ 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो 2i माइनस 6i माइनस 4i, ठीक करो ना, 2i माइनस 6i माइनस 4i,
3j हो गया, देखो माइनस है और यहाँ पर भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3j प्लस 2j कितना हो गया 5k, और 5k माइनस ऑफ 8k कितना आ जाएगा -3k। ठीक है, तो a माइनस भी तुम्हारा इतना आ जाएगा, और a प्लस भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये हो गया। ठीक है, अब इसकी नई वैरायटी देखो, a प्लस बी तुम्हें निकालना था, a माइनस बी तुम्हें निकालना था, हमने दोनों निकाला। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलो, अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक और चीज क्या पूछता है वो, देखो तरीके हैं बस पूछने के। अब पुराने कॉन्सेप्ट्स का भी यूज होगा इनमें, मतलब ये एक बेसिक क्वेश्चन लोग पुराने कॉन्सेप्ट है, इसके बाद वाले में यूज करेंगे। जैसे मान लो तुम पे ए वेक्टर है, क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर है तुम पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप, ऐसी रैंडम डाटा दे दिया। बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, और तुम्हें बोल रखा कि कोई सी वेक्टर है जो पता है कितना है 2a कैप प्लस 5k कैप, तो तुम्हें सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है कितने हो। चलो, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तुम्हें रिलेशन दे देगा सी वेक्टर का बिटवीन ए और बी, तो तुम्हें देगा सी वेक्टर जो 2a प्लस 5b है, तो तुम्हें सी वेक्टर निकालना है, कैसे करोगे, चलो करो। तो देखो यार ये भी बहुत सिंपल सा है, अगर तुम देखो पहले मुझे सी वेक्टर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ए वेक्टर पता होना चाहिए, पर मेरे रिलेशन में यहाँ पर 2 है, तो मैं 2a वेक्टर का वैल्यू निकाल दूं पहले। ए वेक्टर मेरे को इतना पता है, तो 2 ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, यानी ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा 2 टू द 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 18k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर तुम्हें गिवन है, मेरे को तो 5 भी निकालना है क्योंकि रिलेशन में 5 भी गिवन है, तो 5 बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, तो 5 6 से कितना होगा 30i कैप प्लस 40j कैप प्लस 60k कैप। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा हुआ, मुझे सी वेक्टर निकालना था। ठीक है, सी वेक्टर, तो सी वेक्टर कितना होता है 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, यानी इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 18k कैप प्लस 30i कैप प्लस 40j कैप प्लस 60k कैप। ठीक है, 4i कैप और 30i कैप इनको मिला के हम लिखते हैं 34i कैप, 6j कैप 40j कैप इसको मिला के हम लिखते हैं 46j कैप, 18k कैप और 60k कैप को हम क्या लिखेंगे 78k कैप। तो ये हमारा सी वेक्टर बन जाएगा। देखो कितना आसान है, वेक्टर को घटाना जोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि सी वेक्टर हमने कैसे निकाला है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इतना क्लियर हो गया। अब जो हम इसमें बात करने वाले हैं ना कि हम इसमें एक पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ जिसमें तुम्हारा पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास कि छोटा सा क्वेश्चन नहीं है हम लोग, तो मान लो तुम पे ए वेक्टर है जो है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है तुम पे लेट से 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, 6i कैप प्लस 8j कैप, तो तुम्हें ना सी वेक्टर निकालना है, तुम्हें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। एक मिनट, तुम्हें रिलेशन की बना सी वेक्टर का, सी वेक्टर कितना होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो तुम्हें मेरे को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। मैं वेक्टर नहीं मांग रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड मांग रहा हूँ वेक्टर। ठीक है, तो तुम्हारे ऑप्शन इसमें ऑप्शन लिख सकते हो तुम। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तुम्हारे ऑप्शन रहेंगे 10 15 20 25। चलो करो इसको सॉल्व। तो देखो यार ये भी बहुत सिंपल है, पहले सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मेरे पे सी वेक्टर होना चाहिए, तो पहले मैं एक काम करता हूँ सी का वेक्टर निकाल देता हूँ ए प्लस बी करके, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। मैग्नीट्यूड लेना हमने पिछली वीडियो में
सीखा था, है ना। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। ठीक है, तो ए वेक्टर कितना होगा 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस बी वेक्टर कितना होगा 6i कैप प्लस 8j कैप। तो सी वेक्टर कितना हो जाएगा 3 और 6 कितना हो जाएगा 9i कैप, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12j कैप। तो सी वेक्टर आ जाएगा मेरा 9i कैप प्लस 12j कैप, ठीक है। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 81, अंडर रूट ऑफ जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 12 44। कितना आ रहा है 4 और 1 5, 8 4 12 1 and 1 2, 225, तो 15 आ गया। तुम्हारा ऑप्शन बी सही था, ठीक है। अब हो सकता है तुमने इसको इस मेथड से करा होगा, पर तुम चाहे ना इसको यहीं पे भी कर सकते थे। देखो कैसे, सी वेक्टर तुम्हें गिवन था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इससे जल्दी हो जाएगा 3i प्लस 4j। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो निकालो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3i प्लस 4j, 3 3 9 4 4 16 25, कितना आ गया 5। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 5 प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 6i कैप, 6i कैप। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया 100 और ये आ गया 10। तो फिर यहाँ पे बी वेक्टर 10 आ गया। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, तो फिर तुम्हारा आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें तुम्हारा पुराना कॉन्सेप्ट यूज हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का, ठीक है। वो हमेशा तुमसे वेक्टर में पूछे, हो सकता है दे दे और तुमसे पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालो कितना हो, ठीक है। आई होप एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गई, सब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। बाकी जो वेक्टर्स में ना एक और चीज आती है, वो होती है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं अभी क्लियर कर दूं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम अभी नहीं करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, डॉट प्रोडक्ट हमें सीखना होता है वर्क पावर एनर्जी में। जब हम वर्क पावर एनर्जी आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ले लेंगे। फिर आपको रोटेशन में सीखना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो उन सबको हम आगे ही पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पर पावर एनर्जी इन सब चैप्टर में पढ़ाया गया है, क्योंकि बीच में उसकी कहीं जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम भी इसको तभी वहीं पे क्लियर करेंगे कि वहां पे तुम्हें वेरिएबल्स फिजिक्स की कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने कवर कर लिया है। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना, वो इस वीडियो का तुम कह सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ ना बहुत सिंपल है, इनफैक्ट ये एक लाइन का है, और हम इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुम याद करो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं ना, हमने एरो रिप्रेजेंटेशन करने का वेक्टर का एक मेथड देखा था पहले लास्ट वीडियो में, एरो रिप्रेजेंटेशन का। तो मान लो एक वेक्टर है ऐसा, ओ ए नाम है इस वेक्टर का। मैंने बोला था ना पिछली वाली वीडियो में कि इस वेक्टर को हम ओ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ठीक है। और एक वेक्टर और है ए बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर एक ए बी वेक्टर है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओ ए वेक्टर है ना, उसका जो हेड है वो ए बी वेक्टर के टेल के साथ जुड़ रहा है। ओ ए वेक्टर का हेड ए बी वेक्टर के टेल के साथ जुड़ रहा है। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, ठीक है। और तुम्हें इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। दो वेक्टर को जोड़ना है, जैसे हम पीछे जोड़ रहे थे ना। तो तुम्हें पता है इसका रिजल्टेंट कितना था, इसका रिजल्टेंट क्या है, इसका रिजल्टेंट आएगा ये ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ट्रायंगल लॉ की मदद से, ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। मतलब ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर करेंगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा,
ठीक है। अब मुझे पता है इसमें बहुत कंफ्यूजन है, पर कोई बात नहीं, इसको ना हम एक डाटा से समझ लेंगे तो बहुत इसलिए समझ आ जाएगा। तो बहुत आसान है। जैसे मान लो एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है, ये वाला पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लो 0,0 है। यहाँ पर कोई भी एक रैंडम एक पॉइंट ले लेते हैं, नेट से इसको बोल देते हैं 4,0, ठीक है, 4,0। और लेट से यहाँ पर ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ठीक है। एंड लेट से कोई बी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका नाम हम लिख देते हैं 3,6। कोई भी रैंडम पॉइंट ले जाए इसको प्रूफ करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये ओ ए वेक्टर बता सकते हो कितना होगा? पिछली वाली वीडियो में हमने क्लियर किया था ये चीज कि आपको दो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हों तो कोऑर्डिनेट से कैसे निकाल सकते हो। तो एक्स कोफिशिएंट, तो ओ ए वेक्टर कितना होगा? एक्स कोफिशिएंट 4, एक्स कोफिशिएंट 0 आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप। अगर ये चीज नहीं आती तो पुराना वाला फर्स्ट वीडियो देख के होगा, तो उसमें मैंने इजीली समझाया है, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर कितना हो गया? 4 आई कैप, ठीक है। ओ ए वेक्टर हो गया 4 आई कैप, ये रहा ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब नेट से निकालते हैं ए बी वेक्टर। हमें पता है कि ए बी वेक्टर हम दोबारा निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाल सकते हैं? हमें दो पॉइंट्स पता है तो हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। अभी मेरे साथ रहो, सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी, बट ये वाली चीज ना बहुत इजीली प्रूव जाएगी। पहले जितना मैं बोल रहा था, मैंने क्या बोला, मैंने इस चीज को प्रूव करने के लिए एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, मैंने ए कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया 0,0, ए मैंने रैंडम ले लिया 4,0, मैंने बोला ओ ए वेक्टर निकालो, तो निकला 4 माइनस 0 आई कैप और ओ ए वेक्टर आ गया 4 आई कैप, ठीक है। अब मैंने बी भी एक रैंडम पॉइंट ले रखा 3,6 और लेट से मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर निकालना है, ये रहा मेरा ए बी वेक्टर। तो उसको कैसे निकालूंगा? इसमें से इसको घटाऊंगा, तो 3 माइनस 4 कितना आएगा? -1, तो इसको माइनस आई कैप लिख देंगे, ठीक है। 6 माइनस 0 कितना आएगा? 6, तो इसको 6 जे कैप लिख देंगे, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर हो गया इतना, माइनस आई कैप एंड प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अब ए बी वेक्टर निकाल दिया। अब क्या मैं बताओ ओ बी वेक्टर निकाल सकता हूँ यहाँ से? क्या मैं यहाँ से ओ बी वेक्टर निकाल सकता हूँ? ओ बी वेक्टर भी निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को दो प्लेन के दो पॉइंट्स पता है, ओ पॉइंट भी पता है और बी पॉइंट भी पता है। तो ओ बी वेक्टर निकाल सकता हूँ। ओ बी वेक्टर देखो कितना है? 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। अब मैंने ये करा क्यों? ओ ए भी निकाल दिया, ए बी भी निकाल दिया, ओ बी वेक्टर भी निकाल दिया, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल रोल होता है, तो क्या ओ ए वेक्टर का हेड ए बी वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मेरा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर होना चाहिए ट्रायंगल लॉ से। देखो क्या ये हो रहा है? इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। हमें ट्रायंगल लॉ में बोलता है कि ये होना चाहिए कि मैं ओ ए वेक्टर को जोड़ू, ए बी वेक्टर को जोड़ू, तो मुझे ओ बी वेक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। लेट से हम जोड़ के देख लेते हैं। ये मेरा ओ ए वेक्टर है, तो मैं ओ ए वेक्टर लेता हूँ, ओ ए वेक्टर, और इसमें मैं ए बी वेक्टर को जोड़ देता हूँ। तो लेट सी क्या हमें हमारा ये ओ बी वाला वेक्टर मिलता है, यानी 3 आई कैप प्लस 6 जे वाला वेक्टर मिलता है। आओ देख लेते हैं। तो ओ ए वेक्टर कितना है? 4 आई कैप। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वेक्टर बताया था, तो नॉर्मल एडिशन है, तो ओ ए वेक्टर 4 आई कैप हो गया प्लस माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप, 4 आई कैप माइनस आई कैप प्लस 6 जे कैप, क्या जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप क्या ओ बी वेक्टर नहीं है? है। तो यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया? ओ बी वेक्टर के। तो यही तो है ट्रायंगल लॉ कि ये वाला ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर इनटू ए बी वेक्टर। समझ आया? एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने बोला ओ ए वेक्टर मैं प्रूव करना चाह रहा था कि ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर होता है। मैं प्रूव करना चाहता हूं। मैंने क्या करा? मैंने दिमाग लगाया, मैंने ओ बी वेक्टर पहले से निकाल के रख दिया उस वाले मेथड से जो हमें पता है फुल प्रूफ है। दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सिस्टम के से मेथड से मैंने ओ बी वेक्टर पहले निकाल के रख दिया, फिर मैंने ओ ए वेक्टर भी उसी मेथड से निकाला, मैंने ए बी वेक्टर भी उसी मेथड से निकाला। फिर मैंने देखा कि यार ओ बी वेक्टर तो मेरे पास पहले से पता है मेरे को कि ओ बी वेक्टर कितना है, तो मैंने देखा क्या ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर असल में आ भी रहा है ओ बी वेक्टर के बराबर। मैंने देखा ओ ए वेक्टर की ओ का पॉइंट 0,0 था, एक पॉइंट 4,0, तो 4 माइनस 0 आई कैप
और 0 0 तो j कैप, तो OA वेक्टर मुझे पता लग गया 4i कैप हो गया। सिमिलरली AB वेक्टर निकाल दिया -i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के क्या ये मिल रहा है ये देखना था, तो इन दोनों को जोड़ा 4i कैप -i कैप प्लस 6j कैप, तो मेरे को मिल गया 3i कैप प्लस 6j कैप। और जब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम से OB वेक्टर निकाला तो वो भी मिल रहा था 3i कैप प्लस 6j कैप। तो मैं समझ गया कि जो इसका और इसका जोड़ने से अगर हम देखें तो मेरे को ये वाला वेक्टर मिल रहा है, और यही तुम्हारा ट्रायंगल लॉ है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अब ट्रायंगल लॉ में ना एक सवाल है, ट्रायंगल लॉ में देखो कैसे फंसाता है वो, ठीक है। ये समझ में आ गया। ध्यान रखना एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो डाटा है ना ये हमने डाटा बेस से इसको प्रूव करने की कोशिश करी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम रिजॉल्व करना सीखेंगे वेक्टर को, तो पहले इतना तुम नोट डाउन कर लो। और यहाँ पर देखना मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ ट्रायंगल लॉ का, ठीक है। इसे मिटा दो, ये प्रूव करने का था बस, बाकी रिलेशन तो सिर्फ एक ही है तुम्हारा। आई होप। और एक बात याद रखना, OA वेक्टर का हेड दूसरे वाले वेक्टर की टेल के साथ मिलना चाहिए। जैसे ना मान लो तुमने ऐसा कुछ दे दिया OAP, ठीक है। तो एक वेक्टर OA वेक्टर है, एक वेक्टर AB वेक्टर है और एक वेक्टर OB वेक्टर है, ठीक है। और तुमसे रिलेशन पूछा क्या होगा, तो तुम मैंने बताना रिलेशन क्या होगा। क्या OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर, ये हुआ रिलेशन। या फिर तुम्हारा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बराबर AB वेक्टर, ये हुआ रिलेशन। या AB वेक्टर प्लस OB वेक्टर बराबर OA वेक्टर, ये हुआ रिलेशन। या फिर तुम्हारा OB वेक्टर प्लस OA वेक्टर, ठीक है, बराबर AB वेक्टर। खैर ये तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही मैच हो गया। तो चौथा ऑप्शन क्या लोगे तुम? चौथा ऑप्शन ले लो AB वेक्टर प्लस OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इक्वल्स टू 0। तुम्हें बताना है क्या ये रिलेशन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। इसमें याद रखना तुम्हारे पास हिंट ये है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को करो। आई होप तुमने कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ? ट्रायंगल लॉ को याद करो। OA वेक्टर का हेड अपने आगे वाले वेक्टर की टेल के साथ मिलना चाहिए, और फिर वो पहले वाले वेक्टर की टेल और दूसरे वाले वेक्टर की हेड को ज्वाइन करके अगर हमें वेक्टर बनाए तो वो उसके बराबर होता है। जैसे OA वेक्टर का हेड AB वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है, ये OA वेक्टर है तो उसकी टेल के साथ नहीं मिल रहा है ये। तो पहले वाले वेक्टर की टेल और दूसरे वाले वेक्टर का हेड अगर हम आपस में से ज्वाइन करते हैं तो ये OA प्लस AB बराबर OB हो जाता है। OA वेक्टर का हेड AB वेक्टर की टेल के साथ मिला तो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड को ज्वाइन कर दिया तो वो वाला वेक्टर मिल जाता है। OA वेक्टर AB वेक्टर की टेल के साथ मिला, देखो OA वेक्टर AB वेक्टर की टेल के साथ मिला तो ये ज्वाइन कर दिया तो ये OB वेक्टर हो गया, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो होता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर होना चाहिए जो हमने पढ़ लिया है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बोलता है? एक XY प्लेन बनाओ, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को क्या करना है? रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है वेक्टर को, ठीक है। तो वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करना है? वेक्टर को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने का मतलब है वेक्टर को क्या करना है? तोड़ना है। वेक्टर को क्या करना है? तोड़ना है। कितने भी हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक वेक्टर को तुम करोड़ हिस्सों में भी तोड़ सकते हो, पर हमारे जो भी सिलेबस में आता है ना उसमें हम वेक्टर को सिर्फ 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, एक अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमारे केस में 2D प्लेन में किया जाता है, जैसे xy प्लेन में, ठीक है।
जैसे मान लो अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते क्यों है, जैसे मान लो एक वेक्टर है, ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले ना एक पॉइंट समझो, क्या हम तब से बोल रहे हैं कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। कोई वेक्टर अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है तो हमने पहले एक रेफरेंस बना दिया, फिर उस रेफरेंस से एंगल नापने लग जाते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है, जैसे मान लो एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई, ठीक है, उस पर फोर्स इधर को लग रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये फोर्स एक्स एक्सिस से 0 डिग्री के एंगल पे है, क्योंकि इसके पैरेलल है ना, तो ये 0 डिग्री के एंगल पे है फोर्स, ठीक है। लेट्स से अगर हम बोले कि एक बॉडी है, उस पे फोर्स ना ऐसे लग रहा है कि सर जेड यहाँ से थीटा एंगल पे है, तो हम बोलेंगे एफ फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है फ्रॉम थीटा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि थीटा डिग्री कर रहा है, तो यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन होती है, उसको भी क्लियर कर लो कि जो थीटा होता है ना, ये हम ऑलवेज मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज मेजर करते हैं किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे, मतलब ये एक्स एक्सिस था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स को मेजर करेंगे, फोर्स का एंगल कितना उठा हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तुम एक्स एक्सिस से यहाँ से भी तो मेजर कर सकते थे, ये भी तो एंगल ही बना रहा है, पर ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज, और हमने पहले कौन सा बता दिया, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हम सिर्फ थीटा किस मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि यार हम फोर्स मतलब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते ही क्यों है, ऐसी क्या दिक्कत है कि हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को रिजॉल्व करने का जो सही मायने में तुम समझोगे ना, वो हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे आपको मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो, जैसे मान लो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लास्ट रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लो हम एक बॉडी लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, लेट्स से तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, समझना है एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ये भी नहीं है, लेट्स से ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट्स से ये मेरा एक बॉल है, तो लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट को ना मेरे को फेंकना है, किस डायरेक्शन में फेंकना है, ऐसे फेंकना है, ऐसे मैं बता देता हूँ कैसे फेंकना है, ऐसे मैंने इसको एक वेलोसिटी दी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हाँ है, मान लो कुछ एंगल पे है वेलोसिटी, थीटा एंगल पे भी लिख नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, ठीक है, भी लिख देंगे वेलोसिटी भी, तो मान लेते हैं वेलोसिटी है ऐसे, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ये मान लो, वैसे तुम चाहो ना, अगर तुम सोच रहे हो यार उल्टा कैसे लिख दे, तो तुम इसको किसी भी एक्सिस में x मान सकते हो, किसी भी एक्सिस में y मान सकते हो, तो चलो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये x एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है मेरी y एक्सिस, ये क्या है मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसको फेंकना है, तो लेट्स से मैंने इसको वेलोसिटी ऐसे दी, तो मैं इसको वेलोसिटी ऐसे दे रहा हूँ, तो ये देखो तुम कैसे जा रहा है, ये देखो मैंने इसको वेलोसिटी ऐसे दी, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और तुम देखो ध्यान से, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये, अभी समझो, वेलोसिटी मैंने ऐसे दी थी, ऐसे, ये गया ऐसे, ऐसे दी वेलोसिटी, ये गया ऐसे, ये ऐसे क्यों नहीं गया, वेलोसिटी को ऊपर में तो ऐसे जाना चाहिए था, तो इसको मोशन इन प्लेन में समझते हैं, और अगर तुम्हें शायद पता होगा तो यहाँ पर जब मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूँ ना ऐसे, तो ग्रेविटी नीचे की लाइक करती है, इसलिए कुछ हाइट के वजह ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया इसमें पता कैसे चला कि वेलोसिटी को रिजॉल्व कैसे, वेलोसिटी मतलब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व क्यों करते हैं, तो इसमें ना वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व करने का मतलब हम उसका देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को किसी भी एक्सिस के अलोंग हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे जिस भी एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करने का मतलब यह है कि उस वेक्टर का उस पर्टिकुलर एक्सिस में क्या इफेक्ट है, जैसे ये v वेलोसिटी है, तो तुम देखो ध्यान से, मैंने वेलोसिटी भले इस डायरेक्शन में दी थी, ऐसे क्या था वो, ये एक्स एक्सिस है, ये किसी एंगल पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो तुम देख सकते हो कि यार इस ऑब्जेक्ट ने ना एक्स में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स एक्सिस कुछ बढ़ा नहीं, आगे यहाँ था यहाँ पहुंच गया, एक्स में गया, और इसने बाय में तो कुछ हाइट कवर की थी, ऐसे खर, फिर ये भले नीचे
0 पे पहुंच गया होगा, पर इनिशियली तो इसने y में कुछ ना कुछ हाइट कवर की थी। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट के पास ना, क्योंकि इसके पास सिर्फ देखो इसने कितने डायरेक्शन में, वैसे तो बहुत सारे डायरेक्शन में मोशन किया, बट हमें पता है कि इसने एक आगे की तरफ को मोशन किया है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि इसने एक एक्स डायरेक्शन में मोशन किया है यानी एक वाई डायरेक्शन में मोशन किया है, यानी इसकी वेलोसिटी का असर दो एक्सिस में है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में है। कैसे? वेलोसिटी दो एक्सिस में बन रखी है, मान लो ये वेलोसिटी का इफेक्ट एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में, तो हम क्या करते हैं इस वाली वेलोसिटी को मिटा देते हैं, यहाँ पे उस पर्टिकुलर v का जो सर लिखते हैं लेट्स से वो vx है एंड ये वाला सर लेट्स से वो vy है। ठीक है, अभी सुनते जाओ बस। ये v वेलोसिटी थी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, तो इसने कुछ x में भी ट्रेवल किया एंड कुछ y में भी ट्रेवल किया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ रिजॉल्व हम करते ही क्यों है। इसने कुछ x में भी ट्रेवल किया, इसने कुछ y में भी ट्रेवल किया, इतना तो मानते हो ना, ऐसे फेंका था, ये देखो ऐसे फेंका है, कुछ x में भी आगे बढ़ रहा है, कुछ y में भी आगे बढ़ रहा है ना। ठीक है, तो लेट्स से x में भी आगे बढ़ रहा है, y में भी आगे बढ़ रहा है, तो x में भी इसने मोशन किया, y डायरेक्शन में मोशन किया। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इसने इसकी कुछ वेलोसिटी x में है, कुछ वेलोसिटी y में है, तो इसकी x वाली वेलोसिटी ये कह रही है इस डब्बे को कि आगे चल आगे चल आगे चल आगे चल, तो x वाली वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और y डायरेक्शन में इसने मोशन किया है, इसका मतलब इस पे एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, तो y डायरेक्शन वाले वेलोसिटी कह रही है इसको ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, तो ये वाली कह रही है x डायरेक्शन की आगे जा, ये कह रही है ऊपर जा, तो ये आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी कि इसके पास दो वेलोसिटी है। अगर मैं इसको पर्टिकुलर v वेलोसिटी से किसी थीटा डिग्री में हूं, इस पे या तो ये वाली प्योर वेलोसिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी x डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी और y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी। अब इसका फायदा क्या हुआ, तुम्हें पता है ये ना पैराबोला है। ठीक है, हम वेक्टर को रिजॉल्व इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन इजी करें। अब देखो हमें ना सिर्फ दो मोशन कंसीडर करने हैं, दो मोशन क्या, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है x डायरेक्शन में लॉन्ग bx, जो कि हमारे लिए कैसा हो गया लीनियर मोशन, और एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अलोंग y एक्सिस vy स्पीड से, और vx और vy क्या है, ये कंपोनेंट्स लिए हैं हमने वेलोसिटी v के। ठीक है, अभी बताऊंगा कंपोनेंट लेते कैसे हैं, ये vx और vy कैसे निकालते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं कहां पे, मोशन इन प्लेन में, पैराबोलिक पाथ के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो v वेलोसिटी का हमने कंपोनेंट लिया, मैंने v वेलोसिटी का असर x में कितना होगा, v वेलोसिटी का असर y में कितना होगा, इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे मोशन इन प्लेन में। ठीक है, तो अगर तुम्हें भी समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो सिंपली बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकें। ठीक है, वरना आप तुम वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख सकते हो, मैंने पूरे एफर्ट डाल दिए समझाने के लिए कि हम ये क्यों करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो तो बहुत इजी है, देखो जैसे मान लो एक्स वाई एक्सिस है एक, ठीक है, लेट से कोई भी वेक्टर है, और लेट से ए बी, लेट से कोई भी वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है, और लेट से वो एक एंगल बनाता है थीटा डिग्री बनाता है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि इस वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड है ना वो लेट से ए ही है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए मान लिया। ठीक है, तो ए वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड ए था और वो वेक्टर ऐसा है। ठीक है, अब मुझे उस वेक्टर का कंपोनेंट लेना है, यानी एक्स एक्सिस में उसका कितना इफेक्ट है एंड वाई एक्सिस में उसका कितना इफेक्ट है वो निकालना है। ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना इफेक्ट है उसके लिए क्या करो, यहाँ से इसके हेड से, एरो के हेड से, ये हेड होता है एरो का, ये हेड होता है एंड दिस इज टेल। ठीक है, तो एरो के हेड से हम परपेंडिकुलर डाल दो परपेंडिकुलर, इनको नाम देते हैं ओ ए बी। ठीक है, ठीक है, तो ये ओ ए वेक्टर हो गया जिससे हमने फेंका है उसको, ये क्या होगा ओ बी वेक्टर होगा, और ये क्या होगा ए बी वेक्टर होगा। तो ओ बी वेक्टर ए बी वेक्टर ओ ए वेक्टर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ आइए लगा सकते हैं। ट्रायंगल लॉ भी वेक्टर को रिजॉल्व करने का, वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, किसी वेक्टर को दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ देना। हमारे सिलेबस में दो है इसलिए हम दो में तोड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे किसी वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, और जब उनको तोड़ेंगे तो वापस वो किस में आ जाएंगे, ओरिजिनल अपने ओरिजिनल वाले में आ जाएंगे। तो ओ ए वेक्टर को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, ओ बी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से भी क्लियर हो रहा है ना क्लियर कि ओ ए वेक्टर
बराबर ओबी वेक्टर और एबी वेक्टर। तो असल में ट्रायंगल लॉ ही रिवोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। बस इसमें क्या करेंगे हम ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओई वेक्टर, वो हम भी सीखेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा ना कि ओई वेक्टर इज इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस एबी वेक्टर, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ से पढ़ा है ओबी वेक्टर का हेड एबी वेक्टर की टेल के साथ मिल रखा है, तो ये ओई वेक्टर बन गया है। पीछे प्रूफ भी करा था इसको, है ना, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल को देखो, अब हमें निकालना है, रिजॉल्व करना है वेक्टर को। तो वेक्टर को हम बोल तो देते हैं रिजॉल्व करना है, पर असल में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिजॉल्व करते हैं, कितना इफेक्ट आता है। इस वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है मान लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखो ए। लेट्स से ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, पैरेलल शिफ्ट एक ना कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जितना है तुम्हें लग रहा होगा ना पता नहीं क्या है। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहता है, एक वेक्टर अगर तुम उसके पैरेलल में सेम लेंथ का वेक्टर ड्रॉ कर दो ना तो उसकी लेंथ सेम होती है, मतलब वो सेम वैल्यू का होता है। जैसे ए बी वेक्टर है, इसके पैरेलल में अगर ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको उठाएं यहाँ से और यहाँ पर रख दे, तो ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा। अरे ये इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड दिस इज ओ हो गया, ठीक है। ये ए बी याद रखना, ये ए बी इसके बराबर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हमें cos थीटा लगा दो। cos थीटा क्या होता है, बेस कितना है ओबी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए, तो ओबी कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा ए cos थीटा, ठीक है। तो यानी ओबी की जगह आ जाएगा ए cos थीटा, यानी कि कोई भी वेक्टर हो उसका एक्स एक्सिस में इफेक्ट क्या होता है, ए cos थीटा होता है। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओरिजिनली क्या है, ए है। और ए बी तुम कैसे निकाल सकते हो कि sin थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए sin थीटा, तो ए बी कितना आ गया, ए sin थीटा। अब मैंने बोला था कि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो इसको और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए sin थीटा, ठीक है। ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, ठीक है। अब तुम्हें क्या ये सब बार बार करना है, नहीं, तुम्हें सिर्फ एक ट्रिक लगानी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कोई भी एक वेक्टर है एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में, ठीक है। मान लो तुमसे एक वेक्टर गिवन है, मान लो उस वेक्टर का है मैग्नीट्यूड 10, रैंडम डाटा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो लेट्स से 10 फोर्स है, लेट्स से फोर्स एक वेक्टर था जो ऐसे एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है इस पॉइंट प्लेन में। तुमसे मैं पूछूं, और यहाँ पर एंगल मान लो 60 डिग्री का मतलब, तुमसे मैं पूछूं कि ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा और वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, कैसे निकालोगे? तो तुम बोलोगे कोई बात नहीं भैया, एफ इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लेना है, तो जिस डायरेक्शन में थीटा जिस एक्सिस से थीटा लगा हुआ होता है उसमें क्या आता है, कॉस आता है। तुमने कहा इस थीटा यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे क्या आता है, कॉस। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ कॉस, और थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो एफ कितना है 10 और cos 60 कितना है 1/2, 5 न्यूटन। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। सिमिलरली तुम फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकाल दो। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 5 न्यूटन का मतलब ये है कि कोई बॉडी थी, लेट्स से ये, इसको समझो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, फोर्स लगाया ऐसे ऊपर के लिए, तो क्या ये बॉडी ऊपर जाएगी ऐसे, जिस तरफ को फोर्स लगाते हैं उस तरफ को जाते हैं। बॉडी पे फोर्स लगा ऐसे ऊपर को गई ना, तो इसका मतलब इसने, ये देखो ये एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मोशन ट्रेवल कर रही है ना। अरे पहले यहाँ पे 0.0 दिखा देते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो तुमने फोर्स लगाया, तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके चला गया, तो फोर्स लगा तो क्या इस ऑब्जेक्ट ने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मूवमेंट करी, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पहुंच गया, उसका यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा, यानी एक्स की तरफ में बढ़ेगा, और एक्स की तरफ में बढ़ गया का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स रहेगी और वो फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की है। अब समझ में आया? जैसे fy निकालना है तो fy कितना जाएगा, 10 into sin 60, ये जाएगा 10√3/2, तो कितना देगा 5√3। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, तुमने 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर के लिए लगाया, ऐसे लगाया, तो तुमने तो ऐसे के लिए लगा दिया, पर अगर तुम उसके मोशन को तोड़ दो,
मोशन को क्या कर दो, तोड़ दो। तुम देखोगे कि यार वो कुछ एक्स में बड़ा है, कुछ वाई में। तुमने ऐसे लगाया तो देखो वाई में बड़ा है, ये वाई में इतना बड़ा है, तो वाई वाला मोशन ये अगर कंसीडर करोगे तब तुम बोलोगे कि फोर्स कितना लग रहा है, F5√3। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वो वेलोसिटी वाला। मैं तुम्हें एग्जांपल नहीं देता था कि वेक्टर को क्यों रिजॉल्व करते हैं, उससे तुम्हें और क्लियर होगा, उससे ज्यादा क्लियर होगा बल्कि। ठीक है, तो बस 5 मिनट एक्स एक्सिस से, सॉरी ये वाई एक्सिस है तुम्हारी, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारी। ठीक है, लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऐसे फेंक दिया, वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ से एंगल 60 डिग्री बना के, एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बना के फेंक दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बना के, इसको मैंने देखो एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री बना के फेंक दिया। अगर तुम देखोगे तो इसका मोशन कैसे होता है, ऐसे होता है ना। ये तो तुम भी देख सकते हो, तुमको यकीन नहीं होता तो कोई ऑब्जेक्ट लो ऐसे और उसको ना ऐसे फेंको, तो देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसने वेलोसिटी इसको हमने दी एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी थी, पर इसने मोशन दो जगह कंसीडर करे हैं। एक इसने अलोंग एक्स एक्सिस को ट्रेवल किया है और एक इसने अलोंग वाई एक्सिस पे ट्रेवल किया है। अब क्योंकि इसने अलोंग एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कुछ रही होगी और इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कुछ और रही होगी। ठीक है, तो इनिशियल की बात करेंगे हम, एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रही होगी यार, तभी तो उसने एक्स एक्सिस पे ट्रैवल किया, और वाई एक्सिस पे भी इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, तभी इसने वाई एक्सिस पे ट्रैवल किया। तो उसको bx पता है कितना हो जाएगा, इसका bx हो जाएगा 20 cos 60, 20 cos 60 का वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया 10। तो यानी अलोंग एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तभी ये एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। अब v अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो लिख देना 20 और sin 60, sin 60 तो 20 into sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो कितना रहेगा 10√3। यानी इनिशियली जब तुमने इसको फेंका तो ये 10√3 से ऊपर जा रहा था, तभी तो उसने वाई में कुछ ना कुछ ट्रैवल करी, और ये 10 से आगे बढ़ रहा था। जब तुमने फेंका ऐसे कुछ, तो 20 मीटर पर सेकंड से तो तुमने फेंक दिया, पर असल में अंदर क्या हो रहा है, अंदर दो मोशन हो रहे थे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहे थे, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, और वाई एक्सिस के लिए जो स्पीड थी वो थी कितनी, 10√3 थी। अब तुम बोलोगे कि इसका फायदा क्या हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्पीड निकाल के, तो इसको हम मोशन इन प्लेन में समझेंगे, इसका फायदा क्या हुआ। अभी तो तुम समझो किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, लेट्स से मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, और लेट्स से इस बार एंगल थीटा यहाँ पर है, तो जहां थीटा होता है ना वहां उस तरफ को cos लिखते हैं और उसके अपोजिट को sin। तो अब ये sin थीटा इस तरफ को जाएगा एंड ये cos थीटा ऊपर के लिए हो जाएगा। तो ऐसे याद मत कर लेना कि ये cos थीटा नीचे की है, नहीं, तुम ये देखना थीटा किस एक्सिस से लगा हुआ है, थीटा जिस एक्सिस से लगा होगा उस तरफ को cos डालना और उसके परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे sin। ठीक है, आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वेक्टर को रिसॉल्व करना समझाया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद की जो वीडियो है ना उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, जो आई थिंक ये वाली वीडियो 25-30 मिनट की होगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। और साथ ही साथ हम वेक्टर के अभी तक, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लास्ट टॉपिक है हमारा, तो हम फिर वहां उसके बाद इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। तो तब तक के लिए तुम ये वाली वीडियो को देखो एंड बाय।